अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। अल्लाह सुब्हान तआला आपको हमेशा अपने ज़ुबान में रखे। आज की तीन, वो पंजाबी में कहते हैं ना, चौंदियाँ चौंदियाँ खबरें। एक तो ये है कि जर्नल प्रॉब्लम। जर्नल प्रॉब्लम का मतलब ये नहीं कि जो जर्नल वो, यानी वो वर्दी वाला जर्नल प्रॉब्लम। फैक्ट फोकस ने एक बार फिर अपनी एक स्टोरी ब्रेक की है, जिसके अंदर मुशर्रफ साहब के दौर से एक जनरल साहब, उनके खाते कुछ खोले। दूसरी ये है कि पीटीआई के ऊपर क्रैकडाउन सिर्फ लाहौर की हद तक एक बार से फिर तेज कर दिया गया। 800 से ज़्यादा वर्कर्स की लिस्ट बना दी गई है, जिनको वही 9 मई के केस के अंदर दोबारा से गिरफ्तार करने के लिए छापे मारे जा रहे हैं। वो आप समझ ही सकते हैं किसके कहने पर हो रहा है, और वो भी लाहौर में। तीसरी स्टोरी ये है कि पिछले 10 साल के अंदर कौन सी हुकूमत ने पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को कितना फायदा दिया। सच तो ऐसी चीज है जो खान साहब कहते हैं, सच कभी छुपता नहीं है, हमेशा सामने आ जाता है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। भाई लोग, मेरी आपसे गुजारिश है कि जो मैं कर रहा हूँ अगर आपको पसंद आता है, आपको एहसास है कि मैं सच बोलता हूँ, तो प्लीज मेरी आवाज को बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि पाकिस्तान में जारी प्रोपेगेंडे के खिलाफ मेरी आवाज एक छोटी सी काविश बन जाए। चलें फिर पहली स्टोरी की तरफ चलते हैं। पहली स्टोरी है जनाब, फैक्ट फोकस ने स्टोरी का नाम दिया है जर्नल प्रॉब्लम। बड़े फनी लोग हैं, सही नाम दिया है जर्नल प्रॉब्लम। जैसे होता ना, घर के अंदर जर्नल प्रॉब्लम होती, बल्ब का फ्यूज उड़ गया, पानी की टैंकी खराब हो गई, ऑक्सिलरी वाटर टैंक लो, समझ रहे ना। तो उन्होंने इस तरह करके नाम दिया है जर्नल प्रॉब्लम, जो घर की आम प्रॉब्लम होती है। तो ये वैसे तो बेसिकली उन्होंने इस लहजे में कहा है जैसे पाकिस्तान की जर्नल प्रॉब्लम, क्योंकि जैसे कि आप आगे देखेंगे, सुनेंगे कि क्या क्या कुछ महाराज ने बनाया है, और फिर इनके ऊपर कोई कानून भी लागू नहीं होता, ये अपनी प्रॉपर्टी आराम से छुपा लेते हैं। तो फैक्ट फोकस के मुताबिक ये जनरल शफात शाह साहब ने लग्जरी अपार्टमेंट इंडियन से आधी कीमत में भी खरीदा था। यानी इनको हर तरह की डील करने का, दूसरी चीज़ों में शायद हमारे वो सिखाया जाता है कि कैसे लड़ना, कैसे है डिफेंड कैसे करना है। शायद हमारी आर्मी में ये एक अलग किस्म का कोर्स भी होगा कि डील कैसे करनी है, कि अच्छा सौदा कैसे करना है। तो जनाब, ये जनरल शफात शाह साहब जो हैं, ये जनरल मुशर्रफ के मिलिट्री सेक्रेटरी रह चुके हैं। इन्होंने उसी दौर के अंदर ही लंदन के अंदर एक अपार्टमेंट खरीद लिया था। यानी इनकी स्पीड तो नवाज शरीफ से भी कुछ ज़्यादा तेज़ लग रही है। और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने दुबई के अंदर और मैनहट्टन अमेरिका में, मैनहट्टन अमेरिका का सबसे महंगा इलाका है, तो मौसूफ ने वहाँ पर भी प्रॉपर्टी बनाई। ये मौसूफ जनरल शफात शाह साहब 2007 में लाहौर के कोर कमांडर थे, और उसी दौरान इन्होंने एक भारतीय से अपनी बीवी के नाम, यानी वही ऑफशोर कंपनी खोली, उसके अंदर अपनी बीवी के नाम वो अपार्टमेंट ख़रीदा। जबकि उस वक़्त इनकी टोटल आमदन 8 लाख रुपए थी। यानी इनकी तनख्वाह, जो सैलरी जो थी, वो 8 लाख रुपए थी। 8 लाख की सैलरी के अंदर जनाब ने, जनरल साहब ने यूके के अंदर अपार्टमेंट ख़रीद लिया, और वो भी अपने नाम नहीं, ना डिक्लेयर किया ना कुछ और, अपनी जोजा मोहतरमा के नाम, जिनका नाम है फरीहा शाह साहब। माशाल्लाह, देखिए ना, जनरल प्रॉब्लम। और इन जनरल साहब ने भी टैक्स वगैरह के गोशवारों में शो नहीं किया। अभी वो जनरल हैं, उनको शो करने की क्या ज़रूरत था। जिस तरह काजी फाइज ईसा कैसे खड़ा हो गया था कि मेरी बीवी के एहसास हैं, तुमको क्या। ओए, ये लफ्ज़ तुमको क्या, ये तो कोई और भी बोलता था। अरे भाई, अगर मेरी प्रॉपर्टी है तो तुम्हें क्या, समझे कि नहीं। और 2016 के बाद एक और लीक्स निकली, जिसमें दुबई में इनका अपार्टमेंट भी सामने आया, और आखिर में सबसे महंगा अमेरिका में जो उन्होंने न्यूयॉर्क में लिया हुआ अपार्टमेंट, वो भी सामने आ गया, जिसकी मालियत वहाँ के रिकॉर्ड के मुताबिक शफात नामी एक शख्स ने कैश $1.5 मिलियन देकर ये अपार्टमेंट खरीदा। क्या बात है यार। मैं कहता हूँ पाकिस्तान में अगर आपने कुछ बनना है, मुझे अपनी परनानी की बात याद आ गई। वो जब हम कभी गांव में जाते थे, तो हमेशा मुझे कहती थी, या मेरे बड़े भाई को, हमें बच्चों को वो कहती होती थी, मेरा जर्नल पुत्र।
और या वो कहती थी मेरा डॉक्टर पुत्र, मेरा जर्नल पुत्र। तो मैं उस वक्त सोचता था, मैं कहा जर्नल यानी मुजाहिद बनाना चाहते हैं ना, कि इन्होंने तो देखा है, इन्होंने इंडिया से आए थे तो इन्होंने तो सब कुछ देखा होगा, तो इसलिए कहते हैं कि बहादुर होगा जनरल पुत्र। लेकिन आज समझ आती है बड़े बहुत सियाने थे, वो जान के कहते थे, उन्हें तभी पता था कि इस मुल्क का करता धरता सब कुछ जो सही पावर में है वो जर्नल ही है। अच्छा जी, अब दूसरी जो बात है कि वो 9 मई का जो सानिया है, यानी इंतहा का जो पाकिस्तान की तारीख में 1971 का जो सानिया था, वो तो उसके सामने कुछ भी नहीं है जनाब। 9 मई का जो सानिया है ना, उसने तो हिला के रखती है अभी तक। पहले ही 10 से 20 हज़ार लोग पीटीआई के बताए जाते हैं कि जो जेलों में हैं, बाकी ख्वातीन का तो आपको पता ही है। लेकिन फिर से दोबारा से एक नई मुहिम शुरू हुई है स्पेसिफिकली लाहौर के लिए। जनाब, जो लाहौर में हमारे रहने वाले हैं पीटीआई के, उनके लिए ये खबर है कि तकरीबन 884 पीटीआई के कारकुनों को, यानी उनकी एक लिस्ट, नई लिस्ट बनाकर दोबारा दी गई है, और इनको फिर दोबारा उसी 9 मई के ड्रामे के अंदर फिर दोबारा से इनको उठाया जाएगा ताकि किसी के दिल को सुकून मिल सके। वो दिल किसका है? एक तो वो कलेजा छुपाने वाली माई, और दूसरा जो मुंह पे मास्क लगा के, जो कोरोना के जाने के बाद भी अभी तक मुंह से मास्क नहीं उतारता। मुझे लगता है मियाँ साहब के मुंह से बदबू बड़ी आती है, और जो पास बैठते हैं डॉक्टर वगैरह उन्होंने कहा होगा मियाँ साहब इसका इलाज तो कोई नहीं है, तो आप मुंह पे मास्क बांध लिया करें, इससे कम से कम हम तो स्कूल में रहेंगे, कहीं हमें भी हार्ट अटैक ना हो जाए, आप इतनी बास मारते हैं। बहरहाल उनके कहने के ऊपर नया ऑपरेशन शुरू किया जा रहा है, जिसके मुताबिक 884 पीटीआई के वर्कर्स, उनकी लिस्ट बन चुकी है और उनके ऊपर छापे मारे जा रहे हैं। खबर के मुताबिक कहा यह जाता है कि ये 884 लोग जो हैं, इनको यास्मीन राशिद, मियाँ असलम इकबाल, मियाँ महमूद रशीद और हसन नियाजी की बी टीम बताया जाता है। यानी ये इलेक्शन अगर होते हैं तो उनकी जो मेन ख़ास बंदे हैं, उनको इलेक्शन से पहले कम से कम लाहौर से उठा लिया जाए। तो फुल क्रैकडाउन जारी है, ताकि मियाँ साहब को, अभी रिसेंटली मियाँ साहब ने कहा कि जनाब मुझे मेजॉरिटी दी जाए। अबा हुजूर, मुझे मुस्तहकम किस्म की मेजॉरिटी दी जाए, उसके बगैर मज़ा नहीं है। अभी मियाँ साहब आपके सारे केस भी उड़ गए हैं, हर चीज़ आपको मिल गई जो आप चाहते हैं, मुल्क का लूट कर आपने अपना आप बना लिया, अपना ख़ानदान, क्या ख़ानदान के नौकर चपड़ासी भी बना दिए। तो अभी भी आपको, आपकी हर ख्वाहिश ऐसी कि हर ख्वाहिश पर आपको हार्ट अटैक उतरे। अब इसके साथ ही हम आते हैं अपनी तीसरी खबर के ऊपर। तीसरी खबर ये है जनाब कि इन्होंने मीडिया के ऊपर, मीडिया का तो आपको पहले ही मालूम है, सारे प्रॉपर्टी डीलरों ने मीडिया के चैनल ख़रीद लिए हुए हैं। ठीक है, अभी तो मलक रियाज साहब ने भी एक्सप्रेस न्यूज़ ख़रीद लिया हुआ है। वो जो इख्तिताम पार्टी है उसका सदर, उसके पास तो आपको पता समा है। इसी तरह 3 और प्रॉपर्टी डीलर हैं जिन्होंने चैनल ख़रीद लिए हुए हैं। बहरहाल टॉपिक पर वापस आते हैं। पिछले 10 साल के अंदर रिपोर्ट पेश की गई है, उसके मुताबिक किसकी गवर्नमेंट में पाकिस्तान ने एक्सपोर्ट में कितनी तरक्की की। तो ये रिपोर्ट आपके सामने रखता हूँ जनाब। एक्सपोर्ट ऑफ पाकिस्तान ड्यूरिंग लास्ट 10 ईयर्स। 2010 से 11 के दरमियान पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स जो थी ना, वो $24 बिलियन की थी, 24.81, और 29% ना 11-12 के अंदर -5% हो गई, यानी नीचे आ गई 24 से। 12-13 के अंदर 4% फिर बढ़ी, 13-14 के अंदर 3% फिर बढ़ी। फिर मियाँ साहब का दौर, ये 13-14 वाला मियाँ साहब का दौर है, इसके अंदर कितना मीडिया के ऊपर शोर मचाया गया। अभी भी कहते हैं कि हम पिछले दौर के अंदर अगर हमें ना हिलाया जाता तो हम पता नहीं क्या कुछ कर देते। तो देखिए, ये 13-14 के अंदर इनकी 3% ग्रोथ थी, उसके बाद 14-15 के अंदर -6%, कोई कोरोना कोई कुछ नहीं था। अगला साल देखिए 15-16 के अंदर -12%, फिर 16-17 के अंदर -2%, फिर 17-18 जिसके अंदर
खान साहब का भी दौर आ जाता है, उसके अंदर 14%। उसके बाद आपको मालूम है 18-19 कोरोना आ गया, कोरोना के अंदर भी -1%। फिर 1920 के अंदर जब उरूज था कोरोना का -7%। लेकिन 2021 में आप देखिए कैसे हीरे को ये ख़त्म करना चाहते हैं, 18%। फिर 21-22 के अंदर 26% ग्रोथ थी एक्सपोर्ट की। अगर इसको ये जो लोग हैं करता धरता अगर ना रोकते इस मोमेंटम को, तो आज 2023 के अंदर हमारी इकोनॉमी की जंप लगनी थी। हमें वो जंप स्टार्ट चाहिए था जिसका हम बड़े अरसे से इंतज़ार कर रहे थे। खान साहब ने जो पॉलिसीज़ दी उसके बायस हम बहुत जल्दी से आगे जा रहे थे। इसीलिए खान को रोकना पड़ा ना, कि अगर पाकिस्तान मुस्तहकम हो जाता है तो पाकिस्तान से वो काम नहीं लिए जा सकते जो कि अमेरिका हमेशा लेता आया। यूक्रेन की वार भी तो होनी थी, वहाँ असला भी तो पहुँचाना था। अब अमेरिका वहाँ से इतनी दूर से लॉजिस्टिक का इतना मसला, ये पाकिस्तान यहाँ पर सेंटर में, ठीक है, और सस्ते में, समझ रहे हैं ना आप। तो देखिए ये फिर 2022 और 2023 जब PDM की गवर्नमेंट आ गई, -13% की ग्रोथ, जबकि कोरोना फिर ख़त्म हो गया, सब कुछ ठीक हो गया था। खान एक स्टेबल माशियत छोड़ कर गया था। ले भाई लोग, इसके साथ ही मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। फिर से आपको कहता हूँ, अगर आपको मेरी काविश पसंद आती है तो मेरी आवाज़ को बढ़ाने में मदद कीजिए, ताकि मैं पाकिस्तान में प्रोपेगेंडा का जवाब दे सकूँ। बशर्ते ज़िंदगी। फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।